पिनैकल 26,000 जीके। इसमें आज शुरू करेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की मूल बातें। अर्थव्यवस्था की मूल बातें 2011 से 2012 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 62.8%। 2011 से 2012 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में 62.8% महिलाएं जो है वो कार्यरत थी। बैंकिंग और बीमा, होटल और रेस्तरां और परिवहन और संचार, ये सब सेवाएं जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अंतिम वस्तुओं को विभाजित किया गया है उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में। अंतिम वस्तुओं को विभाजित किया गया है किसमें? उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में। उपभोग, उत्पादन और वितरण शामिल है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत। उपभोग, उत्पादन और वितरण जो है वो शामिल है आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत। टिकाऊ वस्तुएं समाप्त नहीं होती है तत्काल उपभोग से। टिकाऊ वस्तुएं जो है वो तत्काल उपभोग से समाप्त नहीं होती है। अघोषित आय यानी अनडिक्लेयर्ड इनकम, अघोषित आय को हिस्सा माना जाता है समानांतर अर्थव्यवस्था का। अघोषित आय को समानांतर अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। औजारों का विनिर्माण उदाहरण है मध्यवर्ती वस्तु का। औजारों का विनिर्माण करना यह उदाहरण है मध्यवर्ती वस्तु उद्योग का। संयंत्रों और मशीनरी का विनिर्माण उदाहरण है पूंजीगत सामान उद्योग का। संयंत्रों और मशीनरी का विनिर्माण ये उदाहरण है पूंजीगत सामान उद्योग का। वानिकी, मत्स्य पालन और डेयरी, वानिकी, मत्स्य पालन और डेयरी ये सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। मोटर वाहन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण ये सब जो है वो शामिल है द्वितीय क्षेत्र में। मोटर वाहन निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण ये सब जो है वो दूसरे क्षेत्र में शामिल है। बैंक सेवाएं, पर्यटन एवं शिक्षा ये सब तृतीय क्षेत्र में शामिल है। प्रशुल्क आयातित वस्तुओं को करता है अधिक महंगा। प्रशुल्क जो है वो आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा करता है। वह उद्योग जिसे विकास का आधार माना जाता है वो है विनिर्माण उद्योग। विकास का आधार किसको माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन विशेष रूप से आरक्षित है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए कई उद्योगों का एक साथ आते हैं समूहन अर्थव्यवस्था में। शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए कई उद्योग एक साथ आते हैं तो उसको समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है वह निजी वस्तुएं कहलाती है। कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती है उनको निजी वस्तुएं कहते हैं। सड़कें एक उदाहरण है सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का ही उदाहरण है सड़क। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लाभ। निजी क्षेत्र संस्था जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। भारत में लगभग 60% औषधालय चलाए जाते हैं निजी क्षेत्र द्वारा। भारत में लगभग 60% औषधालय जो है वो निजी क्षेत्र द्वारा ही चलाए जाते हैं। एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति का उपयोग किया जाता है लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए। एक इकाई की संपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति का उपयोग किया जाता है लघु उद्योग को परिभाषित करने के लिए। सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है वह कहलाती है सार्वजनिक वस्तुएं। सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है वह कहलाती है सार्वजनिक वस्तुएं। रक्षा वस्तुओं और सड़कों को वर्गीकृत किया गया है सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत। रक्षा वस्तुओं और सड़कों ये सब जो है वो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। सेल,
ओएनजीसी और भेल, सेल, ओएनजीसी, भेल, ये सब जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात से विस्तार होता है व्यापार और वाणिज्य का। विनिर्मित वस्तुओं का जब निर्यात किया जाता है तो इससे व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होता है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को कहा जाता है क्या? आवक तलाश व्यापार रणनीति। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को कहा जाता है आवक तलाश व्यापार रणनीति। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान साझा करने वाला क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय में जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है वो है सेवा क्षेत्र। थोक विक्रेता गोदामों में स्टॉक रखते हैं खुदरा विक्रेताओं के लिए। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो है वो निर्भर करती थी कृषि पर। कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदलने की प्रक्रिया संबंधित है द्वितीयक क्षेत्र से। जब कच्चे माल को तैयार वस्तु में बदला जाता है यह काम होता है द्वितीयक क्षेत्र में। संपत्ति देयताएं ये सब जो क्या है निवल मूल्य है। संपत्ति देयताएं ये सब निवल मूल्य है। किसी देश की आर्थिक मजबूती मापी जाती है विनिर्माण उद्योग के विकास से। किसी देश की आर्थिक मजबूती जो है वो मापी जाती है विनिर्माण उद्योग के विकास से। एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो। एक गरीब राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र से। रेशमी कपड़ा आधारित है कृषि उद्योग पर। रेशमी कपड़ा जो है वो आधारित है कृषि उद्योग पर। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं वो कहलाते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। संतुलन कीमत को कहा जाता है बाजार समाशोधन मूल्य। संतुलन कीमत जो होता है उसको कहा जाता है बाजार समाशोधन मूल्य। एक ऐसी प्रणाली जहां मूल्यों का उपयोग किए बिना वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एक ऐसी प्रणाली जहां मूल्यों का उपयोग किए बिना वस्तुओं का अन्य वस्तुओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। इच्छाओं के दोहरे संयोग का अभाव और किसी के मुद्रा को आगे ले जाने में कठिनाई कमियां हैं वस्तु विनिमय प्रणाली की। इच्छाओं के दोहरे संयोग का अभाव और किसी के मुद्रा को आगे ले जाने में कठिनाई ये सब जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां हैं। आईआईपी का फुल फॉर्म होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एल का मतलब क्या होता है? उदारीकरण। पी का मतलब क्या होता है? निजीकरण। और जी का मतलब होता है वैश्वीकरण। LPG मुख्य लक्ष्य थे नई औद्योगिक नीति 1991 के। नई औद्योगिक नीति 1991 जो आया था उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मशीनें, औजार और उपकरण तथा इमारतें ये सब जो है वो उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं के। मशीनें, औजार और उपकरण तथा इमारतें ये सब जो है वो उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं के। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में सूचीबद्ध उद्योगों की संख्या कितनी थी? 17। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में सूचीबद्ध उद्योगों की संख्या थी 17। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची बी में सूचीबद्ध उद्योगों की संख्या कितनी थी? 12। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया था कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणी थे। पहला अनुसूची ए जिसमें सरकारी उद्यम थे, दूसरा अनुसूची बी जिसमें मिश्रित उद्यम थे और तीसरा अनुसूची सी था जिसमें निजी उद्यम थे।
चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात तथा पूंजी में परिवर्तन, ये सब उदाहरण है प्रवाह चर का। चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात तथा पूंजी में परिवर्तन, ये सब जो है वो उदाहरण है प्रवाह चर का। किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग या इकाई के लिए निवेश की सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? औद्योगिक नीति 1980 में। औद्योगिक नीति 1980 में लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा जो है वो बढ़ा करके 2 लाख की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किसके अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रवासन का वह कारक जिससे लोग अपना निवास स्थान या मूल स्थान छोड़ देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पुश कारक। प्रवासन का वो कारक जिससे लोग अपना निवास स्थान या मूल स्थान छोड़ देते हैं, उसको पुश कारक कहते हैं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है क्या? पूंजीगत वस्तुएं। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है पूंजीगत वस्तुएं। किसी फर्म की इन्वेंटरी में परिवर्तन को माना जाता है निवेश। किसी फर्म की इन्वेंटरी में परिवर्तन को माना जाता है क्या? निवेश। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को कहा जाता है जन्म दर। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकार निर्णय लेती है कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसा अर्थव्यवस्था जहां सरकार जो है वो निर्णय लेती है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होना चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। लोगों की आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं का वितरण एक विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं का वितरण किया जाता है। अर्थशास्त्र की वो शाखा जो बेरोजगारी के पीछे के कारणों का विश्लेषण करती है, उसको समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र की वो शाखा जो बेरोजगारी के पीछे के कारणों का विश्लेषण करती है, उसको समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। कुल उत्पादन के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। कुल उत्पादन के निर्धारण का जो अध्ययन किया जाता है उसको समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। किसी भी फर्म की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड यह बैलेंस शीट कहलाता है। किसी भी फर्म यानी कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का रिकॉर्ड रखना यह बैलेंस शीट कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बड़े पैमाने पर किन विचारों से संचालित होता है? सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो बड़े पैमानों पर सामाजिक कल्याण के विचारों से संचालित होता है। बाजार में उस उत्पाद की दुर्बलता उत्पन्न करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदना और भंडारण करना कहलाता है जमाखोरी। बाजार में उस उत्पादन की दुर्बलता उत्पन्न करने के लिए बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदना और भंडारण करना यह जमाखोरी कहलाता है। सरकार द्वारा समस्त लोगों को जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है वह सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। सरकार द्वारा समस्त लोगों को जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है उसको सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। 2 राज्य जहां भूमि सुधार सफल रहा वो है पश्चिम बंगाल और केरल। 2 राज्य जहां भूमि सुधार जो है वो सफल रहा वो है पश्चिम बंगाल और केरल। हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी गई थी राजकृष्ण के द्वारा। हिंदू विकास दर शब्द जो है वो किसने बनाया था? राजकृष्ण। बीमा, भंडारण और परिवहन उदाहरण है किसके? व्यापार में सहायता या सहायक का। बीमा, भंडारण और परिवहन। बीमा, भंडारण और परिवहन ये सब जो हैं वो उदाहरण है व्यापार में सहायता या सहायक का। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर और B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस यानी B2C, C2C, B2B ये सब जो है वो प्रकार हैं किसके? ई कॉमर्स के। B2C, C2C, B2B ये सब जो है वो ई कॉमर्स के प्रकार हैं।
औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसा घोषित किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली होती है जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के तत्वों को जोड़ती है। सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन के साथ साथ निजी स्वामित्व को भी अनुमति देती है। विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उदाहरण है किसके? द्वितीयक गतिविधियों का। विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण ये सब जो है वो उदाहरण है द्वितीयक गतिविधियों का। कृषि, वानिकी, मछली पालन, मुर्गी पालन और खनन ये सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, ये सिद्धांत दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा। उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, ये सिद्धांत दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा। बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों के लिए किसी देश में अत्यधिक कुशल लोगों का प्रवासन कहलाता है प्रतिभा पलायन। बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों के लिए किसी देश में अत्यधिक कुशल लोगों का प्रवासन क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन। ईपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? कर्मचारी भविष्य निधि। ईपीएफ होता है कर्मचारी भविष्य निधि। सामाजिक समानता, सार्वजनिक स्वच्छता एवं सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। सामाजिक समानता, सार्वजनिक स्वच्छता एवं सद्भाव के लिए महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। धन आपूर्ति में वृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि से संबंधित है सकारात्मक अर्थशास्त्र। धन आपूर्ति में वृद्धि, इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि से संबंधित है सकारात्मक अर्थशास्त्र के रूप में। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी से संबंधित है, यह पर्यावरणीय अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी से संबंधित है, यह पर्यावरणीय अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण कहलाते हैं क्या? प्रेषण यानी रेमिटेंस। प्रवासियों द्वारा उनके मूल स्थान पर भेजे गए सभी मौद्रिक हस्तांतरण कहलाते हैं प्रेषण यानी रेमिटेंस। छोटे किसान और मौसमी श्रमिक जैसे व्यक्ति जो नियमित रूप से गरीबी के भीतर बाहर आते रहते हैं, वे कहलाते हैं विलोड़ित निर्धन। छोटे किसान और मौसमी श्रमिक जो व्यक्ति नियमित रूप से गरीबी के भीतर बाहर आते रहते हैं, वे विलोड़ित निर्धन कहलाते हैं। एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि का कारण बनता है स्टॉक का अनियोजित विसंचय। एक उत्पाद की बिक्री में एक अनापेक्षित वृद्धि का कारण बनता है स्टॉक का अनियोजित विसंचय। कृषि उपकरण निर्माण एक उदाहरण है द्वितीयक क्षेत्र का। कृषि उपकरण का निर्माण करना यह उदाहरण है द्वितीय क्षेत्र का। आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है, वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व जो है वो निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। व्यापार, परिवहन, व्यावसायिक सेवाएं, संचार, खाद्य सेवा, बैंकिंग, रियल एस्टेट ये सब जो है वो उदाहरण है तृतीयक आर्थिक गतिविधि के। व्यापार, परिवहन, व्यावसायिक सेवाएं, संचार, खाद्य सेवा, बैंकिंग, रियल एस्टेट ये सब जो है वो तृतीयक आर्थिक गतिविधि के उदाहरण है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य आता है द्वितीयक क्षेत्र से। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य आता है द्वितीय क्षेत्र से।
आय एवं रोजगार सिद्धांत। आय एवं रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की एक अन्य शाखा है जिसका दूसरा नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। आय एवं रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की एक अन्य शाखा का दूसरा नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों जैसे उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है। व्यक्तिगत निर्णय लेने वाली इकाइयों का जैसे उपभोक्ताओं, संसाधन मालिकों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है, वह सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाती है। जॉन मेनार्ड कीन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं वे थे कहाँ के? इंग्लैंड के। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है वो कीनेसियन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, वो इंग्लैंड के हैं। एक पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता जो है वो क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। एक पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता जो है वो मूल्यह्रास कहलाता है। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं वो कहलाते हैं स्वनियोजित श्रमिक। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं वो लोग जो है वो स्वनियोजित श्रमिक कहलाते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं वो हैं जो गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों हैं। गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिस्पर्धी दोनों जो होते हैं वो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाते हैं। एक फर्म लंबे समय में सामान्य लाभ कमाती है तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कहते हैं। एक फर्म लंबे समय में सामान्य लाभ कमाती है वह पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था ह्यूग डाल्टन के द्वारा। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है वो दिया गया था ह्यूग डाल्टन के द्वारा। साधारण अर्थव्यवस्था में आय के परिपत्र प्रवाह में शामिल तत्व हैं फैक्ट्री, वस्तु और सेवाएं, खर्च। साधारण अर्थव्यवस्था में आय के परिपत्र प्रवाह में शामिल तत्व हैं फैक्ट्री, वस्तु और सेवाएं, खर्च। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है किस नाम से? उत्पादन के कारक के रूप में। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को जाना जाता है उत्पादन के कारक के रूप में। कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह SHG ऋण लेने के पात्र हैं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत। कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह ऋण लेने के पात्र हैं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत। हेड काउंट अनुपात यानी HCR। हेड काउंट अनुपात HCR उस जनसंख्या का अनुपात है जो मौजूद है या रहती है गरीबी रेखा से नीचे। हेड काउंट अनुपात यानी HCR उस जनसंख्या का अनुपात है जो गरीबी रेखा से नीचे मौजूद रहती है। सरकार की प्राप्तियां जो देनदारी सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है वे पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। सरकार की प्राप्तियां जो देनदारी सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है वे पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, ये सब जो है विशेषताएं होती है खुली अर्थव्यवस्था की। उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, ये सब जो है वो विशेषताएं होती है खुली अर्थव्यवस्था की। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई-कॉमर्स। वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है मूल्य सीमा। वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहा जाता है मूल्य सीमा।
वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए सबसे उपयुक्त है उनको उपभोग वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो अंतिम उपभोग के लिए सबसे उपयुक्त हैं उनको उपभोग वस्तुएं कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं कौन? एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। मानव संसाधनों के संदर्भ में यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से देखा जाता है एक दायित्व के रूप में। मानव संसाधनों के संदर्भ में यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से देखा जाता है एक दायित्व के रूप में। वह उद्योग जिसमें उत्पादक के घर में सामान का उत्पादन होता है वह कुटीर उद्योग कहलाता है। वह उद्योग जिसमें उत्पादक के घर में सामान का उत्पादन होता है वह कुटीर उद्योग कहलाता है। भारतीय रुपये के प्रतीक को 2010 में डिजाइन किया था किसने? डी उदय कुमार ने। भारतीय रुपये का जो प्रतीक है उसको डिजाइन किया था 2010 में किसने? डी उदय कुमार ने। भारतीय अर्थव्यवस्था एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मल जल पद्धति, परिवहन और विद्युत आते हैं आधारभूत संरचना के अंतर्गत। मल जल पद्धति, परिवहन और विद्युत ये सब जो है वो आते हैं आधारभूत संरचना के अंतर्गत। उत्पादन के लिए कच्चे माल और हाथ में मौजूद धन को वर्गीकृत किया गया है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। उत्पादन के लिए कच्चे माल और हाथ में मौजूद धन को वर्गीकृत किया गया है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य गरीब और दुखी हो, यह कहा गया है एडम स्मिथ ने कहा है। कोई भी समाज जो है वो निश्चित रूप से समृद्ध और सुखी नहीं हो सकता है जिसके अधिकांश सदस्य गरीब और दुखी हो, यह कहा गया है एडम स्मिथ के द्वारा। कृषि जो एक उदाहरण है असंगठित क्षेत्र का। कृषि उदाहरण है असंगठित क्षेत्र का। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है दीर्घकालिक योजना को। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम शब्द जो है वो आमतौर पर संदर्भित करता है किसको? दीर्घकालिक योजना को। अर्थशास्त्र के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ क्या होता है? क्रय शक्ति समता। अर्थशास्त्र के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ होता है क्रय शक्ति समता। एसईजेड का पूर्ण रूप क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसईजेड का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। किसी संगठन या सरकार द्वारा किसी परिसंपत्ति या सहायक कंपनी को बेचने या समाप्त करने की कार्रवाई को कहा जाता है विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। किसी संगठन या सरकार द्वारा किसी परिसंपत्ति या सहायक कंपनी को बेचने या समाप्त करने की कार्रवाई जो है वह कहलाता है विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में किया जा सकता है उनके आयात से बचना यह सूचक है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में किया जा सकता है उनके आयात से बचना यह सूचक है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। आउटसोर्सिंग किसके महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है? आउटसोर्सिंग जो है वो वैश्वीकरण प्रक्रिया के परिणामों में से एक है। आउटसोर्सिंग जो है वो वैश्वीकरण प्रक्रिया के परिणामों में से एक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं कौन? अल्फ्रेड मार्शल जो है वो जनक हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक कौन है? तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं और जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं।
द्वैधिकार एक रूप है किसका? अल्पाधिकार का। द्वैधिकार जो है वो रूप है अल्पाधिकार का। कुछ बड़ी और अन्योन्याश्रित फर्मों के प्रभुत्व वाला बाजार अल्पाधिकार कहलाता है। कुछ बड़ी और अन्योन्याश्रित फर्मों के प्रभुत्व वाला बाजार जो है वो अल्पाधिकार कहलाता है। वानिकी जो है वो उदाहरण है प्राथमिक गतिविधि का। वानिकी उदाहरण है प्राथमिक गतिविधि का। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन द्वारा उत्पादित वस्तुएं जो है वो किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था कब? 1950 से 51 के बीच में। भारत का प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो प्रस्तुत किया गया था 1950 से 51 के बीच में। बाजार मूल्य से कम कीमत को कहा जाता है क्या? निर्गम मूल्य। बाजार मूल्य से कम कीमत को कहा जाता है निर्गम मूल्य। चीनी कारखाना किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। चीनी कारखाना जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि उपकरण निर्माण गतिविधियां संबंधित है द्वितीयक क्षेत्र से। कृषि उपकरण निर्माण गतिविधि जो है वह संबंधित है द्वितीयक क्षेत्र से। कोई फर्म उत्पादन प्रक्रिया में जिन इनपुट का उपयोग करती है उन्हें कहा जाता है उत्पादन के कारक। कोई फर्म जो है उत्पादन प्रक्रिया में जिन इनपुट का उपयोग करती है उन्हें कहा जाता है उत्पादन के कारक। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संपत्तियों की बिक्री या परिसमापन को कहा जाता है विनिवेश। डेयरी, वानिकी और खनन किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का। वे व्यक्ति जो नियमित रूप से गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं उनको वर्गीकृत किया गया है विलोड़ित निर्धन यानी चर्निंग पुअर के रूप में। वे व्यक्ति जो गरीबी क्षेत्र में आते जाते रहते हैं उनको चर्निंग पुअर या विलोड़ित निर्धन कहते हैं। किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि से होता है क्या? इन्वेंट्री का अनियोजित विघटन। किसी उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि से क्या होता है? इन्वेंट्री का अनियोजित विघटन होता है। 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत का विकास किया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा। किन्नेरी एक्टिविटीज को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड कॉलर व्यवसाय के नाम से। किन्नेरी एक्टिविटीज को गोल्ड कॉलर व्यवसाय के नाम से भी जाना जाता है। थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष है 2011 से 2012। थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष है 2011 से 2012। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई थी? 1948 में। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति है कैसा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नीली क्रांति जो है वो संबंधित है किससे? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति जो है वो संबंधित है मत्स्य पालन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। सिगरेट उद्योग एक उदाहरण है अल्पाधिकार बाजार का। सिगरेट उद्योग जो है वो अल्पाधिकार बाजार का उदाहरण है। आर्थिक योजना महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक अर्थशास्त्र की। सामाजिक अर्थशास्त्र की विशेषता है आर्थिक योजना। निश्चित ओवरहेड लागत वे लागत हैं जो आउटपुट के साथ भिन्न नहीं होती है। निश्चित ओवरहेड लागत वे लागत हैं जो आउटपुट के साथ भिन्न नहीं होती। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण ये सब जो है वो उदाहरण है मानव पूंजी के। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण ये सब मानव पूंजी के उदाहरण हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है? तो परिबद्ध अर्थव्यवस्था में।
परिबद्ध अर्थव्यवस्था में न तो आयात होता है न तो निर्यात होता है। रोजगार असुरक्षा विशेषता है किसका? असंगठित क्षेत्र का। रोजगार असुरक्षा यह जो है वो विशेषता है असंगठित क्षेत्र का। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को कहा जाता है क्या? परिशोधन। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्तियों की बिक्री से संबंधित उपाय को कहा जाता है परिशोधन। पैसे का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करना यह कहलाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जनसंख्या में कार्य उम्र के लोगों की अधिक हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास की दर में वृद्धि जनसांख्यिकी लाभांश कहलाता है। जनसंख्या में कार्य उम्र के लोगों की अधिक हिस्सेदारी के कारण आर्थिक विकास की दर में वृद्धि जो है वह कहलाता है जनसांख्यिकी लाभांश। सूचीकरण यानी इंडेक्सेशन। सूचीकरण एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किया जा सकता है वेतन मुआवजे का निर्धारण से। सूचीकरण एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किया जा सकता है वेतन मुआवजे का निर्धारण में। उप मुख्य संकट यानी सब प्राइम क्राइसिस। उप मुख्य संकट शब्द जो है वो संबंधित है आर्थिक मंदी से। उप मुख्य संकट शब्द जो है वो आर्थिक मंदी से संबंधित है। उधारकर्ता द्वारा ऋण की पूर्ण भुगतान की गारंटी देने के लिए गिरवी रखने वाली परिसंपत्ति कहलाती है समपार्श्विक यानी कोलैटरल। उधारकर्ता द्वारा ऋण की पुनर्भुगतान की गारंटी देने के लिए गिरवी रखने वाली परिसंपत्ति जो है वह समपार्श्विक यानी कोलैटरल कहलाती है। 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का विचार कहाँ उभरा था? जर्मनी में। 1950 के दशक में सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था का विचार जो है वह जर्मनी में उभरा था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अधिकतम भार निर्धारित किया गया है प्राथमिक वस्तुओं का। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अधिकतम भार जो है वो निर्धारित किया गया है प्राथमिक वस्तुओं का। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि आकलन के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है, उसको आर्थिक विकास कहते हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि आकलन के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करता है, वो है आर्थिक विकास। 1990 से 91 के दौरान इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी थी कितनी? 46% और 54%। 1990 से 91 के दौरान इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सेदारी था लगभग 46% और निजी क्षेत्र का हिस्सेदारी था 54%। वर्ष 1991-92 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई 0.6%। कागज, चीनी, सूत आदि का उत्पादन आता है विनिर्माण गतिविधियों के अंतर्गत। कागज, चीनी, सूत आदि का उत्पादन जो है वो आता है विनिर्माण गतिविधियों के अंतर्गत। वस्तुएं जिन्हें निर्माता द्वारा आगे संसाधित नहीं किया जाता है वे अंतिम वस्तुएं कहलाते हैं। वस्तुएं जिन्हें निर्माता द्वारा आगे संसाधित नहीं किया जाता है उन्हें अंतिम वस्तुएं कहते हैं। एक प्रकार का सामान जो गैर प्रतिद्वंदी, गैर बहिष्कृत है और उसके उपभोक्ता को फ्री राइडर्स के रूप में जाना जाता है वो सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती है। एक प्रकार का सामान जो गैर प्रतिद्वंदी, गैर बहिष्कृत और उसके उपभोक्ता को फ्री राइडर्स के रूप में जाना जाता है उनको सार्वजनिक उस वस्तुएं कहते हैं। अब है मांग और आपूर्ति की अवधारणा। मांग और आपूर्ति की अवधारणा की बात करें तो क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है पैसे की मांग और आपूर्ति के नियंत्रण के लिए। क्रेडिट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है पैसे की मांग और आपूर्ति के नियंत्रण के लिए।
यदि ब्याज दर बढ़ती है तो धन की मांग क्या होती है, कम जाती है। अगर ब्याज दर बढ़ेगी तो धन की मांग कम हो जाएगी। सरकार का हस्तक्षेप जो मांग का विस्तार या उसे कम करने के लिए हो वह कहलाता है स्थिरीकरण कार्य। सरकार का हस्तक्षेप जो मांग का विस्तार या मांग को कम करने के लिए होता है उसको स्थिरीकरण कार्य कहते हैं। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग विपरीत संबंध होना चाहिए वस्तु के मूल्य के। अगर वस्तु के मूल्य ज़्यादा है तो मांग कम होना चाहिए, अगर वस्तु का मूल्य कम है तो मांग ज़्यादा होना चाहिए। एक बिंदु जहां प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र आपूर्ति दोनों बराबर होते हैं उनको संतुलन कहते हैं। एक बिंदु जहां प्रत्याशित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र आपूर्ति दोनों बराबर होते हैं उनको संतुलन कहते हैं। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग क्या कहलाती है, बेलोचदार। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग जो है वो बेलोचदार कहलाती है। मांग वक्र एक आलेखी चित्रण है मांग फलन का। मांग वक्र जो है वो एक आलेखी चित्रण है मांग फलन का। वक्र जो उत्पाद की मांग और कीमत के बीच संबंध को दर्शाता है उसे मांग चक्र कहते हैं। मांग वक्र जो है उत्पाद की मांग और कीमत के बीच संबंध दर्शाता है। जब मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होते हैं तो साम्यावस्था बढ़ती है। जब मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट होते हैं तो साम्यावस्था जो है वो बढ़ती है। साम्यावस्था में कमी हो जाती है जब मांग वक्र और आपूर्ति वक्र दोनों बाईं ओर शिफ्ट करते हैं। मांग वक्र और आपूर्ति वक्र जब दोनों बाईं ओर शिफ्ट करते हैं तो साम्यावस्था में कमी हो जाती है। मुद्रा की एहतियाती मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और किसकी अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, तो व्यय की। मुद्रा की एहतियाती मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। परिकल्पना मांग इस धारण से उत्पन्न होती है कि पैसा के रूप में रखी जाने वाली परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा हिस्सा है निवेश। परिकल्पी मांग इस धारणा से उत्पन्न होती है कि पैसा के रूप में रखी जाने वाली परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो का सबसे अच्छा हिस्सा है निवेश। वह वस्तुएं जिनका उपभोग एक ही व्यक्ति या परिवार द्वारा किया जाता है वह कहलाती है निजी वस्तुएं। वह वस्तुएं जिनका उपभोग एक ही व्यक्ति या परिवार द्वारा किया जाता है उनको निजी वस्तुएं कहते हैं। अर्थशास्त्र में मांग वक्र का ढालान सामान्यतः नीचे की ओर जाता है जो है बाएं से दाएं की तरफ। अर्थशास्त्र में मांग वक्र का ढालान जो है वो सामान्यतः नीचे की ओर जाता है जो बाएं से दाएं की तरफ होती है। जिन वस्तुओं की कीमत में गिरावट के कारण मांग कम हो जाती है वे गिफन वस्तुएं कहलाती है। जिन वस्तुओं की कीमत में गिरावट के कारण मांग जो है वो कम हो जाती है उनको गिफन वस्तुएं कहते हैं। प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है, कौन सा, तो C+I+CY। बाजार में कॉफ़ी के मूल्य में परिवर्तन के प्रति चाय की मांग की प्रतिक्रिया का माप एक उदाहरण है परस्पर मांग लोच का। बाजार में कॉफ़ी के मूल्य में परिवर्तन के प्रति चाय की मांग की प्रतिक्रिया का माप एक उदाहरण है परस्पर मांग लोच का। अधिमांग के परिणाम स्वरूप होता है मुद्रास्फीति अंतराल। अधिमांग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, मुद्रास्फीति अंतराल। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने पर क्या जाना जाता है, मांग की कीमत लोच। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने पर
मांग की कीमत लोच के नाम से जाना जाता है। आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जिस पर एक फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है वह कहलाता है क्या? वह कहलाता है लाभ अलाभ स्थिति। लाभ अलाभ स्थिति। बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को जाना जाता है मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में। बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को जाना जाता है मुद्रास्फीति मंदी के रूप में। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती है तो इसे कहा जाता है बेलगाम मुद्रास्फीति। जब कीमतें प्रति वर्ष 20% से लेकर के 100% के बीच या इससे अधिक की दर से बढ़ती है तो इसे बेलगाम मुद्रास्फीति कहते हैं। तरलता जाल की घटना किस पहलू पर आधारित है? तरलता जाल की घटना जो है वो मुद्रा की सट्टा मांग पर आधारित है। तरलता जाल की घटना जो है वो मुद्रा की सट्टा मांग पर आधारित है। मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। मुद्रा की सट्टा मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। तरलता जाल की स्थिति में पैसे की सट्टा मांग के लिए लोच का मूल्य होता है पूर्णतया लोचदार। तरलता जाल की स्थिति में पैसे की सट्टा मांग के लिए लोच का मूल्य होता है पूर्णतया लोचदार। मुद्रा के माध्यम से किया गया लेन देन क्या कहलाता है? क्रय विक्रय। मुद्रा के माध्यम से किया गया लेन देन जो होता है वह क्रय विक्रय कहलाता है। वित्तीय वर्ष के पहले दिन देश के सभी गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा स्टॉक चर कहलाता है। वित्तीय वर्ष के पहले दिन देश के सभी गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा जो है वो स्टॉक चर कहलाता है। एक समान मांग वक्र की प्रवणता का मान है क्या? नकारात्मक। एक सामान्य मांग वक्र की प्रवणता का मान है नकारात्मक। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार जो है वो निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। जब कुछ सामान या उत्पादक कारक कीमत की परवाह किए बिना मात्रा में पूरी तरह से तय होते हैं तो आपूर्ति वक्र होता है कैसा? लंबवत। जब कुछ सामान या उत्पादक कारक कीमत की परवाह किए बिना मात्रा में पूरी तरह से तय होते हैं तो आपूर्ति वक्र जो है वह लंबवत होता है। सामान्यतः मांग वक्र में कब बदलाव नहीं होगा? जब वस्तु की कीमत गिरती है। जब वस्तु की कीमत गिरती है तब मांग वक्र में बदलाव नहीं होता है। जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो मांग वक्र में बदलाव नहीं होगा। प्रतिस्पर्धी परिसंपत्ति बाजार स्थितियों के तहत बॉन्ड की कीमत हमेशा उसके वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलन में होना चाहिए। प्रतिस्पर्धी परिसंपत्ति बाजार स्थितियों के तहत बॉन्ड की कीमत जो है वो हमेशा उसके वर्तमान मूल्य के बराबर संतुलित में होना चाहिए। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य माना जाता है व्यापार की मात्रा। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य माना जाता है व्यापार की मात्रा। कुल निर्यात माइनस कुल आयात, यह क्या कहलाता है? निवल निर्यात। कुल निर्यात माइनस कुल आयात, यह जो है वो निवल निर्यात कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग को बढ़ाना हो या कम करना हो, यह स्थिरीकरण कहलाती है। स्थिरीकरण। लागत, उत्पादन, खपत और बाजार, इसके बारे में पढ़ेंगे। लागत, उत्पादन, खपत और बाजार के बारे में। इंटरनेट और फैक्स का उपयोग करके वस्तुओं की खरीद और बिक्री को कहा जाता है ई कॉमर्स।
सुपरमार्केट शुरू करने और चलाने के लिए आवश्यकता होती है बड़ी मात्रा में पूंजी की। किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की जिस मात्रा का त्याग करना पड़े तब उसे कहा जाएगा वस्तुओं की अवसर लागत। किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की जिस मात्रा का त्याग करना पड़ता है उस मात्रा को वस्तु की अवसर लागत कहते हैं। वह वक्र जो सीमित संसाधन होने पर दो उत्पाद के अधिकतम संभव उत्पादन को दर्शाता है वह उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। जब संसाधनों में वृद्धि होती है तो अवतल उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ विस्थापित होगा। जब संसाधनों में वृद्धि होती है तो अवतल उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाईं तरफ विस्थापित होगा। बाजार की वस्तुएं आमतौर पर महंगी हो जाती है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण बाजार की वस्तुएं जो है वो आमतौर पर महंगी हो जाती है। कृषि का व्यावसायीकरण संकेत है विपणन योग्य अधिशेष का। कृषि का व्यावसायीकरण जो है वो संकेत है विपणन योग्य अधिशेष का। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि है मूल्यवर्धित विधि। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि है मूल्यवर्धित विधि। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सही सीमा को इंगित करता है एमपीसी जो है वो 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है। एमपीसी जो है वो 0 से ज़्यादा 1 से कम होता है। समग्र मांग फलन समानांतर है उपभोग फलन के। समग्र मांग फलन जो है उपभोग फलन के समानांतर होता है। उत्पादन फलन व्यक्त किया जाता है उत्पादन फलन जो है वो व्यक्त किया जाता है Q = F × LC। नोट L जो है वो क्या है श्रम है, C जो है वो क्या है पूंजी है और Q जो वह अधिकतम उत्पादन है जो उत्पन्न किया जा सकता है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता और जानकारी का सही होना विशेषता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता और जानकारी का सही होना विशेषता है पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की। एक माप जो ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा की एक और इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतृप्ति और परिभाषित करता है सीमांत उपयोगिता कहलाता है। एक माप जो ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा की एक और इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतृप्ति को परिभाषित करता है सीमांत उपयोगिता। समय के साथ साथ माल सूची में होने वाला परिवर्तन वह कहलाता है प्रवाह परिवर्तन। समय के साथ साथ माल सूची में होने वाला परिवर्तन जो है वह प्रवाह परिवर्तन कहलाता है। सरकारी प्रतिभूति बाजार को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? गिल्ट एज्ड मार्केट। सरकारी प्रतिभूति बाजार जो होता है उसको गिल्ट एज्ड मार्केट भी कहते हैं। प्राथमिक बाजार के नाम से जाना जाता है नया निर्गम बाजार को। प्राथमिक बाजार के नाम से जाना जाता है नया निर्गम बाजार। पहले से जारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के बाजार को कहते हैं द्वितीयक बाजार। पहले से जारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के बाजार को कहते हैं द्वितीयक बाजार। एक वक्र है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है, वो है उत्पादन संभावना सीमांत। उत्पादन संभावना सीमांत एक वक्र है जो अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को अधिसूचित किया औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को अधिसूचित किया।
वस्तुओं के आयात से बचना यह सूचक है आत्मनिर्भरता का। वस्तुओं के आयात से बचना यह आत्मनिर्भरता का सूचक है। हार्ड ड्राइव, स्टील, पेंट, ये सब जो है वो उदाहरण है मध्यवर्ती वस्तुओं के। सरकारी प्रशासन, राष्ट्र रक्षा और सड़कें, ये सब जो है वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं। सरकारी प्रशासन, राष्ट्र रक्षा और सड़कें, ये सब जो है वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं। भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला विभाग कौन सा है? कृषि एवं सहकारिता विभाग। भारत सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला विभाग जो है वो कहलाता है कृषि एवं सहकारिता विभाग। WPI का पूर्ण रूप होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। साबुन, सॉफ्टवेयर, स्टाइलस, ये सब जो है वो एक अवसर लागत है। साबुन, सॉफ्टवेयर और स्टाइलस, ये सब एक अवसर लागत हैं। परिवर्तन चक्र को क्या कहा जाता है? उत्पादन संभावना चक्र। परिवर्तन चक्र जो है उसको कहा जाता है उत्पादन संभावना चक्र। वह धन जो पहले ही खर्च हो चुका है और जिसे वापस नहीं पाया जा सकता है उसको डूबी हुई लागत कहते हैं। वह धन जो पहले ही खर्च हो चुका है जिसे वापस नहीं पाया जा सकता है उसको डूबी हुई लागत कहते हैं। संसाधनों के पूर्ण उपयोग, आर्थिक दक्षता, आर्थिक विकास की केंद्रीय आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है उत्पादन संभावना वक्र द्वारा। संसाधनों के पूर्ण उपयोग, आर्थिक दक्षता, आर्थिक विकास की केंद्रीय आर्थिक समस्या का समाधान किया जा सकता है उत्पादन संभावना वक्र द्वारा। अतीत में खर्च की गई लागत और जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है वह कहलाती है विफल लागत। अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है उसको विफल लागत कहते हैं। आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर जो है वो क्या कहलाती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर जो है वो क्या कहलाती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। कुल परिवर्ती लागत और कुल नियत लागत का योग होता है क्या? कुल लागत। कुल लागत क्या होता है? कुल लागत होता है कुल परिवर्ती लागत प्लस कुल नियत लागत। अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत और अल्पकालीन औसत लागत वक्र, ये सब जो होते हैं यू आकार के होते हैं। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के होंगे, औसत परिवर्ती लागत वक्र यू आकार के और अल्पकालीन औसत लागत वक्र जो है वो यू आकार के होंगे। औसत स्थिर लागत वक्र होता है नीचे की ओर झुका हुआ। औसत स्थिर लागत जो है वह नीचे की ओर झुका हुआ वक्र होता है। कृषि उत्पाद का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है वह विपणन अधिशेष कहलाता है। कृषि उत्पाद का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है वह विपणन अधिशेष कहलाता है। अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्गत गुणक। अंतिम वस्तुओं के निर्गत के संतुलन मूल्य में कुल वृद्धि और स्वायत्त व्यय में आरंभिक वृद्धि के अनुपात को निर्गत गुणक कहा जाता है। जब सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC के बराबर होती है तो निवेश गुणक का मूल्य होता है। निवेश गुणक का मूल्य होता है। निवेश गुणक व्युत्क्रमानुपाती होता है सीमांत बचत
प्रवृत्ति के। निवेश गुणक जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति के। यदि औसत उत्पादन गिर रहा है तो सीमांत उत्पादन जो है वो औसत उत्पादन से कम होगा। यदि औसत उत्पादन गिर रहा है तो सीमांत उत्पादन जो है वो औसत उत्पादन से कम होगा। बीमा एक ऊपरी व्यय है। बीमा एक ऊपरी व्यय है उत्पादन लागत में। बीमा जो है वो एक ऊपरी व्यय है उत्पादन लागत में। औसत स्थिर लागत वक्र का सामान्य आकार होता है आयताकार अतिपरवलय। किराया एवं पट्टे की लागत वेतन, उपयोगिता बिल, बीमा और ऋण पुनर्भुगतान, ये सब जो है उदाहरण है स्थिर लागत के। किराया एवं पट्टे की लागत, वेतन, उपयोगिता बिल, बीमा और ऋण पुनर्भुगतान, ये सब जो है वो स्थिर लागत के उदाहरण हैं। कुल परिवर्तनीय लागत भागा उत्पादित उत्पादन की इकाइयाँ क्या कहलाता है? औसत परिवर्तनीय लागत। कुल परिवर्तनीय लागत भागा उत्पादित उत्पादन की इकाइयाँ, ये सब जो है जो औसत परिवर्तनीय लागत कहलाता है। दीर्घकालीन उत्पादन में उत्पादन के सभी कारक होते हैं परिवर्तनशील। दीर्घकालीन उत्पादन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के चरण 3 में सीमांत उत्पाद वक्र हो जाता है कैसा? ऋणात्मक। उत्पादन के चरण 3 में सीमांत उत्पाद वक्र जो है वो ऋणात्मक हो जाता है। किराया, श्रम, ब्याज, पारिश्रमिक और लाभ, ये सब जो है वो साधन आय के स्रोत हैं। किराया, श्रम, ब्याज, पारिश्रमिक और लाभ, ये सब साधन आय के स्रोत हैं। उदासीनता वक्र की अवधारणा आधारित है प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर पर। उदासीनता वक्र की अवधारणा यह जो है वो आधारित है प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर पर। कमीशन, पैकिंग, श्रम शामिल है परिवर्तनीय लागत में। कमीशन, पैकिंग, श्रम शामिल है ये सब परिवर्तनीय लागत में। उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं। इसे जाना जाता है हासमान सीमांत उपयोगिता के रूप में। उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं। इसे जाना जाता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के रूप में। व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों की कीमतों के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं। इसे कहा जाता है प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण। व्यवसाय अपने प्रतिस्पर्धियों की कीमतों के आधार पर मूल्य निर्धारित करते हैं। इसे कहा जाता है प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण। एक फर्म ग्राहकों से वस्तु और सेवा के लिए उच्चतम प्रारंभिक कीमत वसूलती है और फिर समय के साथ इसे कम कर देती है, तो यह जो है वो स्कीमिंग प्राइसिंग कहलाता है। एक फर्म ग्राहकों से वस्तु और सेवा के लिए उच्चतम प्रारंभिक कीमत वसूलती है और फिर समय के साथ इसे कम कर देती है, तो यह कहलाती है स्कीमिंग प्राइसिंग। एक मूल्य निर्धारण पद्धति जिसमें कंपनियां कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती है और उन्हें एक ही कीमत पर बेचती है, वह शब्द बंडल प्राइसिंग कहलाता है। एक मूल्य निर्धारण पद्धति जिसमें कंपनियां जो है वो कई उत्पादों को एक साथ समूहित करती है और उन्हें एक ही कीमत पर बेचती है, वह बंडल प्राइसिंग कहलाती है। सेवाओं और वस्तुओं के विनिमय में प्राप्त धनराशि है उत्पाद की कीमत। सेवाओं और वस्तुओं के विनिमय में
प्राप्त धनराशि जो है वह उत्पाद की कीमत कहलाती है। वह कीमत जहां उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है वह है संतुलन कीमत। वह कीमत जहां उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है वह कहलाती है संतुलन कीमत। बचत में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से आय में परिवर्तन से विभाजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति। एक कीमत निर्धारण नीति जहां एक फर्म एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूलती है उसे कहते हैं कीमत विभेद। एक कीमत निर्धारण नीति जहां एक फर्म जो है वो एक ही उत्पाद या सेवा के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूलती है तो उसको कीमत विभेद कहते हैं। अनधिमान मानचित्र अनधिमान वक्रों का एक संग्रह है जो निरूपित करता है संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को। अनधिमान मानचित्र अनधिमान वक्रों का एक संग्रह है जो निरूपित करता है संतुष्टि के विभिन्न स्तरों को। किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा कारक आगतों की अवसर लागत से अतिरिक्त अर्जित लाभ है असामान्य लाभ। किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा कारक लागतों की अवसर लागत से अतिरिक्त अर्जित लाभ है असामान्य लाभ। बिना किसी पूर्व इरादे के किसी उत्पाद की अचानक और तत्काल खरीदारी को कहा जाता है अनियोजित खरीदारी। बिना किसी पूर्व इरादे के किसी उत्पाद की अचानक और तत्काल खरीदारी को कहा जाता है अनियोजित खरीदारी। लागत के संदर्भ में एसएमसी का पूर्ण रूप है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। लागत के संदर्भ में एसएमसी का पूर्ण रूप होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। निर्गत में प्रति इकाई परिवर्तन के फल स्वरूप कुल लागत में परिवर्तन पहचान है किसका? दीर्घकालीन सीमांत लागत का, यानी LRMC। निर्गत में प्रति इकाई परिवर्तन के फल स्वरूप कुल लागत में परिवर्तन जो है वह पहचान है दीर्घकालीन सीमांत लागत का। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग को कहते हैं औसत लागत। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत का योग जो है वो जाना जाता है औसत लागत के रूप में। वह उत्पादन चक्र जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है वह कहलाता है अल्पावधि उत्पादन। वह उत्पादन चक्र जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक जो है वो स्थिर होता है वह कहलाता है अल्पावधि उत्पादन। स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत कहलाती है क्या? कुल स्थिर लागत। स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत जो है वह कहलाती है कुल स्थिर लागत। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाली आगतों की लागत का अभिप्राय है निहित लागत। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाली आगतों की लागत कहलाता है निहित लागत। एक खुदरा प्रतिष्ठान जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है वह जाना जाता है हाइपर मार्केट के रूप में। एक खुदरा प्रतिष्ठान जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक ग्रोसरी सुपरमार्केट को एक साथ जोड़ता है उसको हाइपर मार्केट के रूप में जाना जाता है। एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और किसके बीच स्पर्श रेखा बिंदु पर स्थित है? उदासीनता वक्र के। एक उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और उदासीनता वक्र के बीच स्पर्श रेखा बिंदु पर स्थित है। चर इनपुट के प्रति
यूनिट आउटपुट है औसत उत्पाद। चर इनपुट के प्रति यूनिट आउटपुट औसत उत्पाद है। उत्पादन में एक अतिरिक्त कारक जोड़ने से उत्पादन में कम वृद्धि होती है ह्रासमान सीमांत प्रतिफल के नियम के अनुसार। ह्रासमान सीमांत प्रतिफल के नियम के अनुसार उत्पादन में एक अतिरिक्त कारक जोड़ने से उत्पादन में कम वृद्धि होती है। एक वक्र जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के बीच संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं, वो है समोत्पाद। समोत्पाद एक वक्र है जो एक ग्राफ पर अंकित किया जाता है, उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। भौतिक इनपुट की मात्रा और वस्तुओं के आउटपुट की मात्रा के बीच तकनीकी संबंध किसके द्वारा दिया गया है? उत्पादन फलन के द्वारा। भौतिक इनपुट की मात्रा और वस्तुओं के आउटपुट की मात्रा के बीच तकनीकी संबंध जो है वो उत्पादन फलन के द्वारा दिया गया है। किसके कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो U आकार का होता है? तो परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण। परिवर्तनशील अनुपात नियम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र जो है वो U आकार का होता है। अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है, वह वालरस का नियम। वालरस का नियम क्या कहता है? वालरस का नियम कहता है अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। वह बिंदु जहां आपूर्ति संतुलन कीमत वाले उत्पाद की मांग के बराबर होती है उसे कहते हैं बाजार संतुलन। वह बिंदु जहां आपूर्ति संतुलन कीमत वाले उत्पाद की मांग के बराबर होती है उसे बाजार संतुलन कहते हैं। किसान के उत्पादन और उसकी कृषि खपत के बीच का अंतर विपणन योग्य अधिशेष कहलाता है। किसान के उत्पादन और उसकी कृषि खपत के बीच का अंतर जो है वह विपणन योग्य अधिशेष कहलाता है। स्टील, पेंट और हार्ड ड्राइव ये सब जो है वो उदाहरण है मध्यवर्ती वस्तुओं का। स्टील, पेंट और हार्ड ड्राइव ये सब जो है वो मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण हैं। सैन्य बुनियादी ढांचे और सरकारी संस्थानों पर खर्च ये सब जो है वो उदाहरण है अंतिम उपभोग व्यय के। सैन्य बुनियादी ढांचे और सरकारी संस्थानों पर खर्च ये सब जो है वो उदाहरण है अंतिम उपभोग व्यय के। टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड ये सब जो है वो उदाहरण है उपभोक्ता वस्तुओं के। उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण कौन सा है? टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड। ऐसा व्यावसायिक उद्यम जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से सस्ते सामान खरीद कर और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाता है उसे क्या कहा जाता है? मर्केंटाइल। ऐसा व्यावसायिक उद्यम जो मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से सस्ते सामान खरीद कर और उन्हें उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाता है उसे कहा जाता है मर्केंटाइल। वस्तुएं जो किसी अन्य उत्पाद के समान है और जो उपभोक्ता की समान आवश्यकताओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूरा कर सकती है उसे स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। वस्तुएं जो किसी अन्य उत्पाद के समान है और जो उपभोक्ता की समान आवश्यकताओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से पूरा कर सकती है उनको स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। मूल्यह्रास किसके टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है? पूंजीगत वस्तुओं के। मूल्यह्रास जो है वो पूंजीगत वस्तुओं के टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। एमएसपी में बढ़ोतरी ने किसानों को अपनी ज़मीन पर मोटे अनाज के उत्पादन से हटाकर किन फसलों के उत्पादन में बढ़ाने की ओर बल दिया है? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सकल मूल्य वर्धन।
GVA का फुल फॉर्म होता है सकल मूल्य वर्धन। आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? 1955 में। आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिनियमित किया गया था 1955 में। संक्षिप्त नाम FPO। FPO का पूर्ण रूप क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। FPO का पूर्ण रूप है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी चार कारक हैं किसके? उत्पादन के। उत्पादन के चार कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, उद्यमिता और पूंजी। एक समय में समान वस्तुओं के लिए समान मूल्य आवश्यक शर्तें हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। एक समय में समान वस्तुओं के लिए समान मूल्य आवश्यक शर्तें हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। बाजारों के प्रकार जिनमें खरीदार और विक्रेता बॉन्ड और स्टॉक जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों के व्यापार में संलग्न होते हैं पूंजी बाजार कहलाते हैं। बाजारों के प्रकार जिनमें खरीदार और विक्रेता बॉन्ड और स्टॉक जैसी वित्तीय प्रतिभूतियों के व्यापार में संलग्न होते हैं पूंजी बाजार कहलाते हैं। आय और मांग के बीच सीधा संबंध होता है सामान्य वस्तुओं में। सामान्य वस्तुओं में आय और मांग के बीच सीधा संबंध होता है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता ये सब जो है वो उत्पादन के चार कारक हैं। एक वस्तु को केवल एक ही उत्पादक द्वारा बेचना किसकी विशेषता है? एकाधिकारवादी बाजार की। एक वस्तु को केवल एक ही उत्पादक द्वारा बेचना यह एकाधिकारवादी बाजार की विशेषता है। कुछ उत्पादकों द्वारा समान उत्पाद बेचना एक विशेषता है अल्पाधिकार बाजार की। कुछ उत्पादकों द्वारा ही समान उत्पाद बेचना यह कहलाता है। कुछ उत्पादकों द्वारा समान उत्पाद बेचना यह जो है वो कहलाता है अल्पाधिकार बाजार की। अनेक उत्पादकों द्वारा अलग अलग प्रकार के उत्पाद बेचना यह विशेषता है एक एकाधिकार प्रतियोगिता संरचना की। अनेक उत्पादकों द्वारा अलग अलग प्रकार के उत्पाद बेचना एकाधिकार प्रतियोगिता संरचना की विशेषता है। अनेक उत्पादकों द्वारा समान उत्पाद बेचना पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता है। कारक लागत को जाना जाता है निवेश लागत के रूप में। कारक लागत को निवेश लागत के रूप में जाना जाता है। वह बाजार जहां फर्मों की संख्या अधिक होती है वहां फर्मों का प्रवेश और निकास निःशुल्क होता है, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती है। एकाधिकार प्रतियोगिता में एकाधिकार प्रतियोगिता वह बाजार है जहां फर्मों की संख्या अधिक होती है, वहां फर्मों का प्रवेश और निकास निःशुल्क होता है, लेकिन उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती है। एक बाजार संरचना जिसकी विशेषता एक एकल विक्रेता है जो बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचता है उसको एकाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उपज के भाग को कहा जाता है क्या? बाजार अधिशेष।